प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। यह पेपर आपका 1 मार्च को हुआ है। आशा है आपके सभी प्रश्न पत्र के हल बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन, ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ भारत। तो इसका सही उत्तर है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा है, झारिया और रानीगंज की खान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मैसूर या झारखंड। तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार। प्रश्न तीसरा, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या प्रेस। तो प्रेस जो है वो संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, स्वतंत्र अंग है। प्रश्न चौथा, किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाना एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में प्राप्त है? ए, संविधान उपचारों के अधिकार, बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न पांचवा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है? ए, पानी तक सार्वभौमिक पहुँच, बी, गरीब व्यक्ति को पानी की पहुँच, सी, अमीर व्यक्ति को पानी की पहुँच और डी, विशेष वर्ग को पानी की पहुँच। तो इसका सही है ए, पानी तक सार्वभौमिक पहुँच, यानी सभी के पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। रिक्त स्थान। प्रश्न छठवां, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह खालिस्तान थे? बहादुर शाह जफर। सातवां, संसद का महत्वपूर्ण काम खालिस्तान है बनाना होता है, तो कानून। प्रश्न आठवां, संघवाद के आशय देश में एक से अधिक स्तर पर खालिस्तान का होना होता है, तो सरकार। नौवां, भारतीय संविधान खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष तक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देती है, तो 8 से 14 वर्ष। प्रश्न 10वां, मुंबई को उपनगरीय रेलवे एक अच्छी खालिस्तान परिवहन प्रणाली है, तो रेल। प्रश्न 11वां, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में अहम थी क्योंकि इसने मराठा साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और मुगल साम्राज्य को मजबूत कर दिया। 12वां, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को छितराना या प्रसारण कहते हैं। इस विधि में बीजों को चारों तरफ बिखेर दिया जाता है। प्रश्न 13वां, प्राच्यवादी किसे कहा जाता है? एशिया की भाषा और संस्कृति के विशेषज्ञों को प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवाद एक विचारधारा भी है। प्रश्न 14, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? उत्तर, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। यह भारतीय संविधान का संरक्षक भी है। प्रश्न 15वां, पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके नाम हैजा, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, पैचिस आदि। प्रश्न 16वां, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म करने और इसे दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान है। लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। 17वां प्रश्न, सन 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार होना, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम
पारित निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे और चर्बी वाली कारतूस का मुद्दा 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न 18वां, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ और इसमें क्या प्रावधान था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। यह कानून बाल विवाह को रोकने, पीड़ितों को सुरक्षा देने और बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों पर सजा का प्रावधान है। प्रश्न 19, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में अंतर बताइए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, जबकि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पत्ति, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से मिलते हैं, जबकि मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से बने होते हैं। नवीनीकरण, कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश और हवा नवीनीकरण होते हैं, जबकि ज़्यादातर मानव निर्मित संसाधन गैर नवीनीकरणीय होते हैं। प्रश्न 20वां, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, झोंका भट्टी को बात्या भट्टी भी कहते हैं। झोंका भट्टी में गर्म हवा के झोंके से लोहे अयस्क को पिघलाकर लोहा पृथक किया जाता है। झोंका भट्टी में लोहे अयस्क कोक यानी कार्बन और चूना पत्थर का मिश्रण भरा जाता है। नीचे की ओर से नोजल के जरिए भट्टी को गर्म हवा के झोंके दिए जाते हैं, जिससे गर्म होकर के जो उसमें मिश्रण डाला है अपन ने वह गर्म हो जाता है और पिघल जाता है धातु। रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया होती है और बात्या भट्टी से कच्चा लोहा निकल जाता है। बात्या भट्टी का चित्र कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न 21, प्रवास, अप्रवासी और उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो प्रवास शब्द का इस्तेमाल किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले के लिए किया जाता है। लंबी या छोटी दूरी तक या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जाने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्प्रवास शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ने देने के लिए किया जाता है जिसका वह मूल निवासी होता है। आप्रवास शब्द का इस्तेमाल किसी भी भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्ति के आकर बस जाने के लिए कहा जाता है। प्रश्न 22वां, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानून का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं, लिखिए। तो कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कई वजह से कर पाते हैं, जैसे पर्यावरण से जुड़े कानूनों का सरकार ठीक से लागू नहीं कर पाना, सरकारी अधिकारी कंपनी और ठेकेदारों से रिश्वत ले लेते हैं, खराब व्यावसायिक प्रथाओं की वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। प्रश्न 23, भारत में महिला शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था थी, समझाइए। तो वैदिक काल से ही स्त्रियों की दशा में गिरावट आरंभ हो चुकी थी, परंतु उन्हें पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी, अपितु उस काल में शह शिक्षा भी प्रचलित थी। परंतु आज भारत में महिला शिक्षा को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें छात्राओं को छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और छात्रावास जैसी सहायताएं दी जाती हैं। इसके अलावा कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। प्रश्न 24, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो जीव जंतु पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कई तरह से मदद करते हैं। इनके कारण जैव विविधता बढ़ती है और ग्रह का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, यानी ग्रह पृथ्वी जैसे है तो स्वस्थ रहेगी। जीव जंतुओं का पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में योगदान, जैसे बीज फैलाना, जानवर बीज फैलाकर पौधों में वृद्धि करते हैं। कीटों की आबादी को नियंत्रित करना, जानवर पक्षी कीटों को आबादी को नियंत्रित करते हैं उन्हें खा करके। परागण, मधुमक्खी, पक्षी, चमगादड़ जैसे जानवर परागण करते हैं जिससे पौधों में फल और बीज लगते हैं। प्रश्न 25,
आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित खेती और घुमंतू पशुपालन शामिल है। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। आदिम निर्वाह कृषि की खास बातें। आदिम निर्वाह कृषि में आदिम औजारों की मदद से ज़मीन के छोटे छोटे हिस्सों पर खेती की जाती है। इस तरह की खेती में खोदने वाले लाठी, कुदाल और दाव जैसे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की उर्वरता खत्म होने पर किसान एक नई ज़मीन पर चले जाते हैं। ज़मीन को साफ करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है और जलाया जाता है। खेती में राख को मिट्टी में मिलाकर मक्का, रतालू, आलू और कसवा जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। प्रश्न 26, भारत कब स्वतंत्र हुआ? इस स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, समझाइए। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के लिए लोगों ने कई तरह के प्रयास किए, जिनमें अहिंसा, सत्याग्रह और आंदोलन शामिल हैं। आज़ादी के लिए किए गए प्रयास में अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर करने में महात्मा गांधी का अहम योगदान है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अरबिंदो घोष सहित युगांतर पार्टी के कई नेताओं को कलकत्ता में बम बनाने की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। हरे कृष्ण कोनार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई लोगों को भी अंडमान सेलुलर जेल में निर्वासित किया गया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।